हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है सीटेट जुलाई का जो प्रिपरेशन है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ज्योग्राफी से हमने अपनी शुरुआत किया है। पहला चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी का हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप जितनी बढ़िया एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन पर, उतनी पकड़ आपकी बहुत मजबूत होती जाएगी। चलिए चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे समझेंगे और बहुत ही आराम से, क्योंकि एग्जाम में समय है तो हम लोग बिना जल्दबाजी किए हुए एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से समझेंगे। ये इमेज आपको जो दिखाया गया है बाबू, ये ग्लोब है। देखिए ग्लोब ऐसे सुई जैसी आकृति से ऐसे बीचों बीच में इसको जोड़ा जाता है। ये आपका जो लाइन है, यहाँ जो बिंदु है दिखाया गया है, ये अक्ष है और ये पूरा आपका ग्लोब है। ये पृथ्वी का मॉडल होता है। चलिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अब मेरी बात को समझिएगा, जो ये लाइन कह रही है, ये आपका ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। मतलब इन हिस्सों पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और मध्य में कैसी है, थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? वास्तविक प्रतिरूप है। अब आपसे यहीं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना सकता है सीटेट। ग्लोब कैसा रूप है? तो वास्तविक रूप है पृथ्वी का, याद रखिएगा। चलिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब यही में आपको नदी दे देगा, झरना दे देगा तो नहीं, आपसे यहाँ क्या बताया गया है, देशों को, महाद्वीपों को तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। चलिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये करके सीखने के लिए आप लोग पढ़ें, करके सीखना हो तो सीखें, नहीं तो आइए समझते हुए चलते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अभी हमने आपको देखा था, जैसे ये ग्लोब है तो हमने दिखाया था जो ऐसे सुई होती है, जो इसको ऐसे जोड़े रहती है, वही अक्ष है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पूर्व से पश्चिम घुमाया जा सकता है। इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा। चलिए, एक लाइन लिखी है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए जानते हैं वो किसको। इस इमेज को भी मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले इसको पढ़ते। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए, आपको ये देखिए, ये दिखाया गया है डॉट डॉट से, ये विषुवत वृत्त है। तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं या अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश समानांतर रेखाएं। इनको अंशों में मापा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये लिखा है 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश। इनको अंशों में मापा जाता है। ये इस तरीके से चलती है, अर्थात पूरब से ये
जो है पूरब और पश्चिम की दिशा में ये होती है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो आ से अक्षांश, आ से अंश, ऐसे याद रखिएगा। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती, चूंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को तथा दक्षिणी जो अक्षांश है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिण समानांतर या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चलिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा। महाराष्ट्र में क्या है? चंद्रपुर, और दक्षिण अमेरिका अर्थात ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर एवं बेलो होरिजोंटो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण स्थान पर स्थित हैं, इसलिए हम चंद्रपुर 20 डिग्री उ लिखते हैं, जबकि बेलो होरिजोंटो को 20 डिग्री दक्षिण लिखा जाता है। अब ये आपको चित्र में कटिबंध दिखाए गए हैं। ठीक है, ऐसे बांटा गया है इसको ताप कटिबंध में। ये हिस्सा जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता शीत कटिबंध है, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। उत्तर ध्रुववृत्त से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और उष्ण कटिबंध मकर रेखा और उष्ण कटिबंध अर्थात कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा गर्म होता है। चलिए, महत्वपूर्ण अक्षांश विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 अंश, दक्षिणी ध्रुव 90 अंश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं भी होती हैं। चलिए, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुववृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुववृत्त होते हैं। चलिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। जैसे हमने अभी बताया, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस क्षेत्र पर सूर्य हमेशा एकदम सीधा पड़ता है, इसीलिए सूर्य को अधिक उष्मा प्राप्त यहाँ होती है सूर्य की, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त, हमने बताया था ना, ये कर्क रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त का जो बीच का क्षेत्र है यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं, और वही हाल दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो इसीलिए यहाँ का जो तापमान रहता है इसे शीतोष्ण कटिबंध तापमान कहा जाता है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त जो एकदम किनारे का हिस्सा है, दक्षिण में एकदम किनारे का हिस्सा जो होता है ग्लोब में, यहाँ बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्षितिज होती हैं, अर्थात बहुत ही ज़्यादा तिरछी मिलती है नाम मात्र, इसीलिए इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। चलिए, जो उत्तर से दक्षिण की ओर की रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोंगा द्वीप किस में है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, अब मॉरिशस द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। 2 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है आपसे, तो इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको एज इट इज रखना है कि सही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ को देशांतरी यामोत्तर, ठीक है, कहते हैं। चलिए, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं।
उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे अब इनके बीच की दूरी अगर ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर सभी मिल जाती हैं तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई भी क्या होती है? समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या है? कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, अब यहीं से आपसे क्वेश्चन बनाया, ये लाइन बहुत अच्छे से नोट करिएगा। ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है? ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर की गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अभी हम आपको इमेज में दिखाते हैं। ये देखिए, आप इमेज देख रहे हैं ना, इसको 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर माना गया है। यहाँ से 180 डिग्री की गणना करेंगे और यहाँ से 180 डिग्री पूरब की, 180 डिग्री पश्चिम की हम लोग गणना करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की। चलिए इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए जो है पू अच्छा लिखते हैं, पश्चिम के लिए पा अक्षर का उपयोग करते हैं। जानना रोचक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों कहाँ है? एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अक्षांश में देखोगे तो 26 डिग्री है और देशांतर में देखोगे तो 90 डिग्री है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। चलिए, जहाँ ये रेखा एक दूसरे को काटेगी, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा, घाइंगा के रूप में व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ को छोटे वृत्त खींचे। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा नाम से आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वांतर एवं देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, तो आपको जो है उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अब आपको ये एक मैप दिखाएगा, मैप जो है आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ जो दिखाएगा मैप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर और समय के बाद, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय सूर्यास्त है प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिएगा। क्या? जो दोपहर में सबसे छोटी जो परछाई है कब बनेगी? सबसे छोटी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी बनती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। याद रखिएगा, ये लाइन भी पूछी जा सकती है। चूंकि हम जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे सभी जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री, ये लाइन नोट करिएगा, पूछा जाता है 1 घंटे में कितना डिग्री पृथ्वी घूमती है? 15 डिग्री। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच के दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। याद रखिएगा, इसी से आप किसी भी समय की गणना कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है? समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानीय समय में अंतर होने के कारण। चलिए, भारत का
ये इंडिया की सिचुएशन दी गई है, ठीक है। हमारी स्थिति क्या है, 68 डिग्री पूर्व 97 डिग्री पूर्व के बीच में हम स्थित हैं, ठीक है, अक्षांशों के बीच। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्व की अक्षांश है, यही से हमारा समय का निर्धारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करिए कि भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसलिए यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि भारत में किसको माना गया है, याद रखिएगा। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर, क्योंकि आप जो आपका ब्रिटिश है वो पश्चिम में है और इंडिया पूरब में है, इसीलिए हमारा समय 5 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। जबकि लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए। लाइन है, नोट करिएगा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। चलिए अगर मैं आपसे देखिए, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है, बताइए, ध्रुवों के नज़दीक होता है, मैंने बताया था। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 180 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त होगा वो कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। ग्रिड किसका जाल है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो भी भाई बहन हैं वो लोग भी इसको करें। और आपको यहाँ ऐसा कुछ अब दिया नहीं गया है जो आपके सिलेबस में बताने योग्य हो, तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, आपको समझाया, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, ग्रिड किसका जाल है, इसका राइट आंसर बताना है, का खा गा में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।